जय हिंद। स्वागत है आपका एलजीएल रिसर्च एकेडमी में। मतलब जरा विचार कीजिए, एक नदी है जो समंदर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर जन्म लेती है। अच्छा। तो सामान्य तर्क तो यही कहता है ना कि उसे सीधा बस वो 80 किलोमीटर का सफर तय करना चाहिए और अरब सागर में मिल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे छोटा रास्ता तो वही हुआ। लेकिन वो नदी ऐसा नहीं करती। वो मुड़ती है और एकदम उल्टी दिशा में 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबी यात्रा करती है। पूरे भारतीय प्रायद्वीप को पार करती है और फिर पूर्व की तरफ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी का ये सफर आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण के केंद्र में जो स्रोत हैं, मतलब 3D रिवर एटलस और पल्सिंग रिवर नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर जब नदियों की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ मीठे पानी की एक शांत धारा आती है। हाँ, सही कहा। लेकिन अगर हम भूविज्ञान के नजरिए से देखें तो नदियां पृथ्वी के सतह को आकार देने वाली सबसे ताकतवर मशीनें हैं। अगर हम भारत की बात करें तो देश में कुल 14 प्रमुख नदी बेसिन हैं। 14? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि देश की 80% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं बेसिनों पर निर्भर है। हमारी कृषि हो, हमारे भारी उद्योग हो या फिर महानगर, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। बिल्कुल सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये नदियां किस दिशा में बहती हैं और अपने साथ क्या लेकर आती हैं। और यही कारण है कि यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इन नदियों के भौगोलिक पैटर्न, उनकी सहायक नदियों और उनके बेसिन से जुड़े तथ्य इतनी बार पूछे जाते हैं। एकदम सही बात है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नदियों के नाम और उनकी लंबाई रटना नहीं है। हम ये डिकोड करेंगे कि ये नदियां आखिर ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। हम उस विज्ञान को समझेंगे जो परीक्षाओं के उन मुश्किल सवालों को हल करने की चाबी है। तो किसी भी नदी तंत्र के व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। द ग्रेट डिवाइड का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदियां। जी। और ये विभाजन सिर्फ नक्शे पर नहीं दिखता, बल्कि इनके जन्म और स्वभाव का भी विभाजन है ना? हाँ बिल्कुल। और ये विभाजन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि नदी को पानी मिल कहाँ से रहा है और वो किस तरह की जमीन पर बह रही है। अब अगर हिमालयी नदियों की बात करें, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये बहुत ऊंचे ग्लेशियरों से निकलती हैं जी। और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण पानी का प्रवाह और वेग बहुत ज्यादा होता है। बहुत तेज बहाव। हाँ, और ये तेज और आक्रामक पानी पहाड़ों की कठोर चट्टानों को लगातार काटता रहता है, जिससे गॉर्ज यानी बहुत गहरी और संकरी घाटियां बनती हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 12 मासी होती हैं। मतलब इन्हें सर्दियों में ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से और गर्मियों में मानसून की भारी बारिश से पानी मिलता रहता है। तो मतलब पहाड़ों को चीरती हुई ये जो तेज रफ्तार वाली धाराएं हैं, अगर इनकी तुलना की जाए तो हिमालयी नदियां किसी स्पोर्ट्स कार की तरह हैं। अरे वाह! हाँ, मतलब जो पूरी ताकत और आक्रामकता से एकदम मैदानों की तरफ दौड़ती हैं। बहुत सटीक रूपक है ये स्पोर्ट्स कार वाला। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो भारत के अंदरूनी पठारों से निकलती हैं, उनका स्वभाव तो फिर बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल, इसके ठीक विपरीत हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अगर हिमालयी नदियां स्पोर्ट्स कार हैं, तो गोदावरी, कृष्णा और महानदी जैसी ये प्रायद्वीपीय नदियां एक विशाल मालगाड़ी की तरह हैं। मालगाड़ी? अच्छा, हाँ। क्योंकि ये नदियां भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्से के उन पठारों से निकलती हैं जो बहुत पुराने हैं और भौगोलिक रूप से बहुत स्थिर है। इन पठारों का ढलान बहुत मामूली होता है, इसलिए नदियों का बहाव बहुत धीमा और काफी विस्तृत होता है। ये गहरी घाटियों की बजाय चौड़ी घाटियों में फैलकर बहती हैं। तो गति धीरे धीरे के कारण ये अपना रास्ता उतनी आक्रामकता से नहीं काट पाती। ठीक यही कारण है। और क्योंकि ये ऊंचे ग्लेशियरों से नहीं आती, इसलिए ये पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती हैं। मतलब सिर्फ बारिश का पानी? हाँ, बारिश का पानी जमा करके ही ये आगे बढ़ती हैं। और धीमी गति और मैदानी इलाकों से गुजरने के कारण इनका पानी हिमालयी नदियों के मुकाबले थोड़ा गर्म होता है और इसमें बड़ी मात्रा में गाद या मिट्टी भरी होती है। हाँ, तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के इस बुनियादी स्वभाव को समझने के बाद, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखते हैं तो वहां लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो भूगोल के नजरिए से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि पानी किस तरफ से आ रहा है? ये एक बहुत ही
तार्किक सवाल है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लेफ्ट और राइट बैंक सिर्फ दिशाएं नहीं है, वे नदी के जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया की पूरी जलवायु और टोपोग्राफी का राज खोलती हैं। कैसे? इसका नियम बहुत सीधा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुख्य नदी के पानी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़ा है। हाँ, मतलब जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरफ देखना है। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति की दाहिनी ओर से जो नदी आकर मिलेगी उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और बाईं ओर से मिलने वाली नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। समझ गया। लेकिन परीक्षा के लिए ये दिशा इतनी जरूरी क्यों है? दिशा का ये जो साधारण नियम है ना, ये नदियों के इस जटिल नेटवर्क को समझने का एकदम सबसे बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल सही। और दिशा के इस नियम के साथ साथ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का फर्क समझना भी उतना ही अहम हो जाता है। हाँ, ये दोनों शब्द बहुत आते हैं एटलस में। हाँ, तो देखिए, ट्रिब्यूटरी वो सहायक नदी है जो पहाड़ों या मैदानी इलाकों से अपना पानी लाकर मुख्य नदी में सौंप देती है। जैसे यमुना। एकदम सही। जैसे यमुना नदी अपना सारा पानी गंगा में मिला देती है, लेकिन इसके विपरीत जब मुख्य नदी अपनी लंबी यात्रा के अंत में समंदर के करीब पहुंचती है ना, तो ढलान कम होने की वजह से उसका बहाव बेहद सुस्त हो जाता है, और पानी और गाद यानी जो सिल्ट होता है उसका बोझ इतना ज्यादा होता है कि नदी उसे एक ही धारा में नहीं ढो पाती। तो फिर वो क्या करती है? तब वो दबाव कम करने के लिए कई हिस्सों में बंट जाती है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका कहते हैं। अच्छा। पश्चिम बंगाल में जो गंगा से अलग होने वाली हुगली नदी है ना, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो पानी लेकर मुख्य धारा से अलग अपना रास्ता बना लेती है। तो मतलब जुड़ने वाली धाराएं और बोझ से बटने वाली धाराएं, बिल्कुल। ये पूरा प्रकृति का अपना एक प्रबंधन है। बिल्कुल। और इसी प्रबंधन के तहत स्रोतों में ना अब उत्तर भारत के उन विशाल जल प्रवाहों का रुख करते हैं जो पूरी सभ्यता को सींचते हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले गंगा नदी की कहानी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। हाँ। क्योंकि स्रोतों से पता चलता है कि गंगा अचानक से कहीं किसी एक जगह से प्रकट नहीं होती। इसका जन्म तो मतलब अलग अलग जलधाराओं के एक तरह से महागठबंधन की तरह है, जो धीरे धीरे अपनी ताकत इकट्ठा करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गंगा का निर्माण असल में भौगोलिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही जटिल और क्रमिक उदाहरण है। जी। हमारे स्रोत इसे पंचप्रयाग की प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। देखिए, हिमालय का इलाका इतना उबड़ खाबड़ है कि ग्लेशियरों का पानी किसी एक घाटी में सीमित रह ही नहीं सकता। सबसे पहले सतोपंथ और भगीरथ खरक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी जन्म लेती है। जी। ये वो मुख्य आधार है जिस पर आगे चलकर गंगा का पूरा स्वरूप तय होता है। अच्छा, तो अलकनंदा बेस है और फिर इस मुख्य आधार में रास्ते भर अन्य नदियां अपना प्रवाह जोड़ती जाती हैं। हाँ। और हर संगम का अपना एक अलग नाम और महत्व है। बिल्कुल। और हर संगम नदी के आकार को लगभग दोगुना करता जाता है। जैसे पहले प्रमुख संगम विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा आकर मिलती है। इसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी का पानी इसमें जुड़ता है। जी। फिर कर्णप्रयाग पहुंचते पहुंचते पिंडर गंगा इसमें विलीन हो जाती है, और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अपना प्रवाह मिलाती है। इन 4 संगमों के बाद अलकनंदा एक बहुत विशाल रूप ले चुकी होती है। मतलब एकदम उफान पे। हाँ। और अंततः देवप्रयाग में वो महासंगम होता है जहां गंगोत्री से आने वाली भगीरथ नदी अलकनंदा से टकराती है। यहाँ पानी का दबाव और मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस संयुक्त जलधारा को आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। क्या बात है। 5 अलग अलग संगमों से ताकत बटोरने के बाद ये विशाल जलधारा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार में पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में फैल जाती है। वैसे गंगा बेसिन का ये जो पूरा साम्राज्य है, ये कितना बड़ा है? इसका विस्तार तो मतलब अकल्पनीय है। गंगा बेसिन करीब 10,86,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाप रे। हाँ, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये 500 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन और आजीविका का स्रोत है। और इसी बेसिन की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 900 से अधिक छोटे बड़े डैम और बैराज बनाए गए हैं, जिनमें उत्तराखंड का विशाल टिहरी डैम बहुत प्रमुख है। जी। तो इसमें सहायक नदियां किस तरह जुड़ती हैं? अगर हम गंगा के बहाव की दिशा यानी पूर्व की ओर बढ़ें तो सबसे पहले इसके लेफ्ट बैंक से रामगंगा नदी आकर मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से रामगंगा। इसके बाद बारी आती है यमुना की। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है,
जो इसके राइट बैंक यानी दाहिनी ओर से आकर प्रयागराज में संगम करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। कैसा तथ्य जो परीक्षाओं में अक्सर फंसाता है? यमुना भले ही सबसे लंबी हो, लेकिन पानी के आयतन या डिस्चार्ज के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा है, जो लेफ्ट बैंक से आकर बिहार के छपरा के पास मिलती है। एक मिनट, इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। अगर यमुना लंबाई में घाघरा से बड़ी है, तो घाघरा में पानी का आयतन यमुना से ज्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि घाघरा नदी का जो कैचमेंट एरिया है ना, वो नेपाल के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पड़ता है। वहाँ ढलान बहुत तेज है और बारिश भी बहुत भारी मात्रा में होती है। अच्छा, और ग्लेशियर भी तो होंगे वहाँ? बिल्कुल, कई ग्लेशियर एक साथ पिघलकर अपना पानी इस एक नदी में डालते हैं। यमुना का कैचमेंट एरिया उस तरह की सघन बारिश का क्षेत्र नहीं है। यही कारण है कि कम लंबाई के बावजूद घाघरा का जल स्तर बहुत विशाल होता है। अरे वाह, ये एक शानदार आहा मोमेंट है। मतलब आकार हमेशा लंबाई से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि नदी किस क्षेत्र का पानी सोख रही है। एकदम सही। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी भी राइट बैंक से आकर गंगा में मिलती है। और फिर बिहार का शोक कहलाने वाली कोशी नदी है, जो लेफ्ट बैंक से जुड़ती है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूटरी का जिक्र किया था। गंगा जैसे विशाल तंत्र में नदी कब हार मानकर शाखाओं में बढ़ती है? ये घटना पश्चिम बंगाल में होती है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास पहुंचती है, तो मैदानी ढलान बिल्कुल समतल हो जाती है। तो पानी आगे नहीं बढ़ पाता? हाँ, पानी आगे नहीं बढ़ पाता और नदी दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक धारा हुगली के नाम से दक्षिण की ओर बंगाल में बहती है और मुख्य धारा पद्मा का नाम लेकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। हुगली, जिसके किनारे कोलकाता का बंदरगाह और हावड़ा ब्रिज है। सही। जी हाँ, और इस पूरे गंगा बेसिन पर करीब 900 डैम और बैराज है, जिनमें टिहरी डैम प्रमुख है। ये नदी मीठे पानी की डॉल्फिन और घड़ियाल के लिए भी पहचानी जाती है। तो गंगा के इस विशाल मैदानी सफर के बाद आइए एक ऐसी नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा के इस विशाल तंत्र की बात ना उसकी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी यानी यमुना के बिना तो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। 1376 किलोमीटर लंबी यमुना का अपना एक अलग ही विशाल मार्ग है। हाँ, यमुना यमुनोत्री के बंदरपोच मासिव से जन्म लेती है। इसका रास्ता इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये लंबे समय तक गंगा के एकदम समानांतर बहती है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक बॉर्डर से होते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचती है। और आपको बता दूं, 1996 में बना हथनी कुंड बैराज इसी नदी के पानी को नियंत्रित करता है। अच्छा, जो इन राज्यों में सिंचाई का एकदम मुख्य केंद्र है। तो यहाँ वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वाला नियम फिर से देखने को मिलता है। हाँ, मतलब यमुना के दाहिने किनारे से चंबल, सिंध और बेतवा जैसी नदियां विंध्य के पहाड़ों से आकर इसमें मिलती हैं। और ये सारा पानी समेटकर यमुना अंततः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा के दाहिने किनारे पर विलीन हो जाती है। बिल्कुल सही। आइए एक ऐसी नदी तंत्र की बात करते हैं जिसका विज्ञान थोड़ा क्रेजी है। आप किस नदी की बात कर रहे हैं? वो नदी जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया और जिससे हमारे देश को इंडिया नाम मिला, सिंधु या इंडस नदी तंत्र। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी और प्राचीन नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। बिल्कुल, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये नदी तिब्बत से पश्चिम की ओर बहते हुए पहाड़ों के बीच से गुजरती है और फिर अचानक से एक बहुत ऊंचे पहाड़ से टकराकर लगभग 90 डिग्री का मोड़ लेती है। वही तो, और सीधे दक्षिण की ओर पाकिस्तान में उतर जाती है। कोई नदी पानी से एक विशालकाय पहाड़ को चीरकर अपना रास्ता कैसे बदल सकती है? इस रहस्य का उत्तर पूर्ववर्ती नदियों यानी एंटीसीडेंट रिवर्स के सिद्धांत में छिपा है। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। सिंधु नदी हिमालय पर्वत के बनने से पहले से वहां मौजूद है। अच्छा, हिमालय से भी पुरानी? हाँ, करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं और हिमालय का उठना शुरू हुआ तो सिंधु नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो फिर क्या हुआ? जैसे जैसे चट्टानें ऊपर उठती गईं, नदी का तेज बहाव एक आरी की तरह उन चट्टानों को उसी गति से काटता रहा। क्या बात है! मतलब पहाड़ ऊपर उठ रहा था और नदी उसे नीचे की तरफ काट रही थी? बिल्कुल,
और इसी वजह से जब ये लद्दाख से होते हुए गिलगित के पास पहुंचती है तो ये एक खौफनाक गॉर्ज या महाखड्ड बनाती है। गॉर्ज? हाँ, ये गॉर्ज इतना गहरा है कि इसके दोनों ओर हजारों फीट ऊंची खड़ी चट्टानें हैं। इसी गिलगित गॉर्ज से ये नदी एक तीखा यू टर्न लेती है और पहाड़ों को छोड़कर दक्षिण के मैदानों में उतर जाती है। यह भूविज्ञान का एक अविश्वसनीय चमत्कार है। और जब सिंधु नदी तंत्र मैदानों में आता है तो पंजाब का निर्माण होता है। पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि। और यूपीएससी के लिए इन 5 नदियों का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो इनमें मुख्य नदी कौन सी है? इन सब में चिनाब सबसे बड़ी और मुख्य नदी है। भौगोलिक पैटर्न ये है कि बाकी की चारों नदियां सीधे सिंधु में नहीं जाती, बल्कि वो पहले अपना पानी चिनाब में डालती हैं। अच्छा, और फिर चिनाब? फिर चिनाब वह सारा पानी लेकर सिंधु नदी में मिल जाती है। समझ गया। और इसी पानी को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जो दुनिया के सबसे चर्चित जल समझौतों में से एक है। सही कहा। यह समझौता विशुद्ध रूप से भूगोल पर आधारित है। वो कैसे? इस समझौते ने पूरे नदी तंत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका ज्यादातर पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। और पूर्वी नदियां? जो पूर्वी नदियां हैं, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, उनका पानी भारत को मिला। तो इसका असर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या पड़ता है? भूगोल के नजरिए से इसका बहुत बड़ा असर ये है कि भारत इन पश्चिमी नदियों के विशाल पानी को रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा स्टोरेज डैम नहीं बना सकता। केवल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही लगा सकता है। रन ऑफ द रिवर मतलब जहां पानी को रोका नहीं जाता, बस बिजली बनाकर आगे छोड़ दिया जाता है ना? एकदम सही। यानी यहाँ भूगोल सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमाएं तय कर रहा है। चलिए पहाड़ों को आरी की तरह काटने वाली एक और नदी की बात करते हैं। अब हम चलेंगे उत्तर पूर्व की ओर, ब्रह्मपुत्र की तरफ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मपुत्र किसी अंडरकवर एजेंट की तरह है। मतलब ये जितनी बार नया बॉर्डर पार करती है, अपना नाम और अपनी पहचान बदल लेती है। ये बहुत ही शानदार उपमा है। ब्रह्मपुत्र की 1900 किलोमीटर लंबी यात्रा सच में कई अलग अलग पहचानों की कहानी है। क्या ये भी सिंधु की तरह पुरानी है? हाँ, ये भी सिंधु की तरह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय से पुरानी है। तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है, इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो, ठीक है। वहाँ ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, फिर नामचा बारवा नाम के एक विशाल पहाड़ से टकराती है। वहाँ भी ये सिंधु की तरह ही एक गहरा गॉर्ज बनाती है और फिर से एक यू टर्न। बिल्कुल एकदम से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल में आते ही इसका नाम बदलकर दिहांग या सियांग हो जाता है। हाँ, और जब ये पहाड़ों से उतरकर असम की चौड़ी घाटियों में आती है, तब इसे वो नाम मिलता है जिसे हम सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। लेकिन एक बात है, मैंने तस्वीरें देखी हैं, असम में आते ही ये नदी समुद्र जैसी क्यों दिखने लगती है? मतलब इसका पार्ट इतना चौड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ ढलान का विज्ञान काम करता है। तिब्बत और अरुणाचल के खड़े पहाड़ों से ये नदी जब असीम गति के साथ नीचे आती है तो अपने साथ टनों पत्थर और गाद लाती है। अच्छा। लेकिन असम में आते ही जमीन अचानक से समतल हो जाती है, नदी की गति कम हो जाती है और वो उस गाद को आगे नहीं ले जा पाती। तो वो गाद वहीं जमा होने लगती होगी। हाँ, वो गाद नदी के बीच में ही जमा होने लगती है, जिससे नदी कई धाराओं में बंटकर बहुत चौड़ी हो जाती है। ओहो। और आगे चलकर ये नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। अंत में ये पद्मा और मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कोई महत्वपूर्ण सहायक नदी जो परीक्षाओं में पूछी जाती हो? हाँ, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइट बैंक सहायक नदी है मानस, जिस पर असम का प्रसिद्ध मानस नेशनल पार्क स्थित है। तो ये तो हुई उन हिमालयी नदियों की बात जो बर्फ पिघलने से और पहाड़ों को काटने से बनती हैं। लेकिन अब हमें भारत के प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर हिस्से की ओर चलना चाहिए। पहाड़ नदियां बनाते हैं, लेकिन पठार नदियों की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर वो सवाल वापस आता है जो मैंने एकदम शुरुआत में गोदावरी के बारे में पूछा था। हाँ, दक्कन के पठार का ढलान। बिल्कुल। अगर दक्कन के पठार की प्राकृतिक ढलान पूरब की ओर है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो फिर नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? मतलब क्या ये नदियां पठार के प्राकृतिक नियम के खिलाफ बह रही हैं? देखिए, भूगोल की भाषा में ना इसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का रहस्य कहते हैं। रिफ्ट वैली? हाँ, दरअसल नर्मदा और तापी
पठार के ऊपरी सतह के ढलान का पालन करती ही नहीं है। ऐसा क्यों? लाखों साल पहले भूगर्भीय हलचलों के कारण विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच धरती फट गई थी, जिससे गहरी दरारें या खाइयां बन गई। अच्छा। इन दरारों की दिशा पश्चिम की ओर है, तो ढलान पूरब की ओर होने के बावजूद ये नदियां इस भ्रंश घाटी के अंदर फंसी हुई हैं ओहो। और विपरीत दिशा में बहती हैं। और चूंकि ये कठोर चट्टानों की दरारों से होकर बहुत तेजी से सीधे समुद्र में गिरती हैं, इसलिए ये मुहाने पर अपना गाद जमा नहीं कर पाती और इसी वजह से अन्य नदियों की तरह कोई डेल्टा नहीं बनाती। ये विज्ञान सच में अद्भुत है। मतलब 1300 किलोमीटर लंबी नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जबलपुर के पास मार्बल रॉक गॉर्ज का निर्माण करती है जी, और इसी के तेज प्रवाह पर सरदार सरोवर और इंदिरा सागर जैसे विशाल डैम बनाए गए हैं। बिल्कुल। और इसके ठीक समानांतर 700 किलोमीटर लंबी तापी बहती है, जिसके मुहाने पर वो ऐतिहासिक स्वाली पोर्ट स्थित था। हाँ, और दूसरी ओर जो नदियां भ्रंश घाटी में नहीं फंसी हैं और पठार के प्राकृतिक ढलान का अनुसरण करती हैं, वे पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जी। तो अब उस पहेली का जवाब मिलता है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो अरब सागर से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां अरब सागर की तरफ एक दीवार की तरह खड़ी है ना, तो नदी को पूरब की तरफ दक्कन के पठार के ढलान के साथ बहना पड़ता है। और यही कारण है कि वो 1465 किलोमीटर लंबी यात्रा करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। बिल्कुल। और ईस्टर्न घाट में प्रवेश करते ही ये पहाड़ों को काटकर एक बेहद संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। बिल्कुल। ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन द्वारा निर्मित ऐतिहासिक बैराज इसी गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में मौजूद है। हाँ, और गोदावरी के अलावा महानदी का बेसिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों में महानदी को खनिज और उद्योग का केंद्र बताया गया है। 900 किलोमीटर लंबी इस नदी के किनारे भिलाई और कोरबा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बसे हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण है ओडिशा में संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड डैम। आपको पता है 26 किलोमीटर लंबा ये डैम भारत का सबसे बड़ा डैम है। 26 किलोमीटर? हाँ, जिसे महानदी के विशाल और विनाशकारी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। गजब। और दक्षिण की ओर और आगे बढ़ें तो कृष्णा और कावेरी नदियां प्रायद्वीप का पोषण करती हैं। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। इस नदी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जैसे विशाल डैम इसी पर बने हुए। बिल्कुल। और फिर आती है कावेरी, जिसे दक्षिण भारत का गार्डन कहा जाता है। कावेरी की पहचान उसके विस्तृत और बेहद उपजाऊ डेल्टा से है, जो सदियों से कृषि का एकदम केंद्र रहा है। 805 किलोमीटर लंबी ये नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसके मार्ग में शिव समुद्रम जैसे प्रसिद्ध झरने हैं, जहां से कभी मैसूर और बेंगलुरु को बिजली की आपूर्ति होती थी। क्या बात है। मेटो डैम और ऐतिहासिक श्रीरंगम द्वीप इसी नदी की जटिल संरचना का एक अटूट हिस्सा है। तो इन सारे तथ्यों, भौगोलिक यात्राओं और वैज्ञानिक कारणों को जब एक साथ देखा जाता है ना, तो स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये नदियां केवल नक्शे पर खींची गई कोई नीली रेखाएं नहीं हैं। ये 1.4 बिलियन लोगों का भविष्य ढोने वाला एक अखंड जल तंत्र है, एक पल्सिंग वाटर नेटवर्क। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह पूर्ववर्ती नदियों का सही उदाहरण है, जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले से ही बह रही है और उन्होंने पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाई हैं। तो ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर लाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।